अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल रहा पाकिस्तान में। अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है दहशतगर्दों के खिलाफ जारी हैं, लेकिन इस हफ्ते जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब जब औरकज़ई ज़िले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा था तो उसके नतीजे में दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन 11 जो पाकिस्तानी जवान हैं उसमें एक कर्नल रैंक के और एक मेजर रैंक के जो अफसर हैं वो भी शामिल थे। और ये सिलसिला जारी भी रहा और आज जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि औरकज़ई में जिन दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों और ऑफिसर्स को निशाना बनाया था उनके खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई है और 30 जो दहशतगर्द थे उनको मारा है। अब आज पेशावर जो वहाँ पर गए थे DG ISPR और वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो जो अंदरूनी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है, फिर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जिसमें अफगानिस्तान है उस पर भी उन्होंने बात की है। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली शहबाज, उसमें आई थिंक अगर आप DG IS की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बड़ा खुलकर आप ये कह भी सकते हैं कि मसलन उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके हवाले से जाहिर है कि जो कोई 20 उसके नुकात हैं, तो जहाँ तक काइनेटिक ऑपरेशन का ताल्लुक है या काइनेटिक ऑप्शन है वो तो भाई फौज कर रही है, लेकिन ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वहाँ पर उसका जो ताउन है वो उस तरीके से नहीं है। और जो उन्होंने बात की है कि एक नेक्सस है बिटवीन जो एक सियासी जमातें या सियासी प्लेयर्स हैं विद दीज जो उन्हें कहते हैं कि ये खारजी हैं उनके दरमियान। और यही वजह है कि अगर आप वो कह रहे हैं कि इस साल अभी तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं 70% जो वाक़यात हैं वो KP में हुए हैं। और उन्होंने वजह ये बताई है क्योंकि यहाँ पर शायद ऐसे दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जा रही है, बाकी सूबों में ऐसी सिचुएशन नहीं है। कामरान, बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गालिबन मोर देन 2.5 आवर्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी वेन्यू इटसेल्फ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस्लामाबाद से भी मेरा ख्याल मीडिया कम्युनिटी मौजूद थी, वहाँ से पेशावर बेस्ड जो जर्नलिस्ट थे वो भी थे। हर तरह के सवालात भी लिए, बड़े कैंडिड क्वेश्चन भी थे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो मुझे समझ आ रही है, और फर्दर आप इस पर कॉमेंट करेंगे, कि जो मिलिट्री का रिजॉल्व है टू फाइट द वॉर अगेंस्ट टेरर और जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है उनके बारे में डिटेल में बात की और साथ नाम लिए बगैर सियासी जमातों के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया, उनके रोल के ऊपर भी कमेंट किया। बेसिकली लग ये रहा था कि उनकी सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा ये था कि मिलिट्री हो या आपकी सिविल आर्म फोर्सेज इदारे हो, पुलिस हो जिसमें शामिल है, वो तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुआशरे के जो बाकी जो अहम पिलर्स हैं, स्टेट के जो पिलर्स हैं बाकी, वो अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहे। इसी किस्म की आपको याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले भी की थी और काफ़ी डिटेल में की थी कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, उसके पॉइंट नंबर 1 के ऊपर तो बात हो रही है, बाकी जो 13 पॉइंट्स है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है। और उन्होंने वेल्ड रेफरेंसेस भी दिए कि किस तरह जब उनसे सवाल हुआ पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होने का चीफ मिनिस्टर का, तो अगर आप इसको नटशेल में देखें जो सूरत हाल बन रही है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या आप इसमें रिजॉल्व को दोबारा उन्हें रीट्रेट किया या इट वाज मोर देन दैट? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, सबसे पहले तो जब भी वैसे तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग लड़ ही रहा है, लेकिन जब भी आपको पता है कि पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस की साइड पर कैजुअल्टीज़ होती हैं, शहादतें होती हैं, और ख़ास करके यंग ऑफिसर्स जिस तरीके से उनकी शहादत होती है, तो एक तो गम गुस्सा भी पाया जाता है, दूसरा ये क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स रेज होते हैं। और फिर जाहिर है कि एक तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी फ़ौजी जवान ऑफिसर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह DG ISPR कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर एक हुकूमत है वो इनको फैसिलिटेट कर रही है दहशतगर्दों को, तो उसको तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि एक ऐसी हुकूमत जो रियासत के खिलाफ काम करे, ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा। सो कम वट में उन्होंने कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान है, बाकी जो इदारे हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आई थिंक जैसे आपने खुद कहा कि बड़ी डिटेल्ड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो अहम उसके हवाले से जो नुक्ते उन्होंने उठाए और ख़ास करके KP में जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है उसके किरदार के हवाले से उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए हैं। आइए पहले सुनते हैं कि DG ISPR ने क्या कहा। जो आपस में किसी एग्रीमेंट पे नहीं है कि इस मसले को कैसे हल करना है। आपको हम ये बता सकते हैं, तारीखी तौर पे बता सकते हैं कि जो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन स्नेक्स को, इन सांपों को, इन बुराइयों का अपने अंदर जन्म रखता है, पालता है, इनको परवरिश करता है, वो सबसे बड़ा नुकसान इसका खुद उठाता है। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है,
मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। बदकिस्मती से यहां एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहां पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया और गुमराह कुन बयानिए बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये जो गवर्नेंस के गैप है, इसको पाकिस्तान फौज के अफसर, जवान, पुलिस के अफसर, बच्चे, हमारे इदारे अपने खून से पूरा कर रहे हैं। अब स्टेटस को नहीं चले। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। जी, DGISPR काफ़ी फोर्सफुल तरीके से कह रहे थे कि स्टेटस को नहीं चलेगा और इन सो मेनी वर्ड्स जो उन्होंने बात की है कि इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी हो रही है, इनको ला के यहाँ पर बसाया गया। और डेफिनेटली वो रेफरेंस जब तहरीक इंसाफ की विफाक में भी गवर्नमेंट थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, और जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे अफगानिस्तान में और एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ था और वहाँ पर बातचीत हुई थी और कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के तहत एक बहुत बड़ी तादाद में कहा जाता है कि जो दहशतगर्द थे TTP के, उनको वापस इस उम्मीद पर आने दिया गया था कि वो अब तब्दील हो गए हैं, अपने हथियार जो हैं वो फेंक देंगे, अपनी जो शिद्दत पसंदाना जो उनका नज़रिया है उसको छोड़ देंगे। लेकिन उसने कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया जिसकी वजह से दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है। अब इसमें जो उन्होंने कहा है कि स्टेटस को नहीं चलेगा और वाज़े तौर पर जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि जो भी बगैर किसी का नाम लिए अगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको ऑप्शन दिए हैं, अगर वो करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो फिर रियासत जो है वो एक्शन में आएगी। पार्लियामेंट में भी जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, अगर उनके बयान को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी ये अब हिंट दिया है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हर्ट किया जाता रहा, तो फिर कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है। यानी कि वो लोग जो अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बेशक पाकिस्तान में हो या अक्रॉस द बॉर्डर हो, तो कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है। यानी कि क्लियर जो मैसेज है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनफ इज एनफ। देखिए कामरान, जो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे लिए जो सबसे अहम बात थी कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं फ्रॉम दीज टेररिस्ट ग्रुप्स, उसको उन्होंने तशबीह दिया भारत के हमले के साथ कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पूरी कौम इकट्ठा हो गई थी और पूरी कौम की तरफ से मुतालबा था कि इसका बदला लिया जाए। तो यही चीज़ उसको वो लिंक कर रहे थे, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं उसके साथ उसी किस्म का जो एक रिजॉल्व है नेशन की तरफ से वो मांग रहे थे। और गालबन जो रिजॉल्व उनको अभी तक मिल नहीं रहा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा। बट इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि मिलिट्री के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए ये जो दहशतगर्दी का ये जो एक नासूर फैला हुआ मुल्क के अंदर, इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर आपका कमेंट भी लूँगा, ये जो उन्होंने बात इसके हवाले से जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ था, बट बिफोर दैट ये जो जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो उन्होंने नंबर शेयर किए कि 2024 में 14,535 ऑपरेशन पर डे, तकरीबन 14,535 ऑपरेशन पूरे साल में जो रोजाना के बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज नहीं होता, तो ये पर डे 39 ऑपरेशन बनते हैं। अभी सितंबर तक जो इस साल के 10 माह थे उसमें वही रेशो चल रही है, 10,115 ऑपरेशन हुए हैं पूरे 10 माह के दौरान और 38 ऑपरेशन। तो जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं हो रही। और नंबर ऑफ जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो 10 सालों में सबसे ज्यादा अभी तक का फिगर है। 9 महीनों में 1000 से ज्यादा दहशतगर्दों को सिर्फ अभी तक सितंबर तक का जो फिगर है मारा गया। तो इसका अंदाजा होता है कि नंबर 1 एक कितनी प्रेजेंस है यहाँ पर दहशतगर्दों की, नंबर 2 दैट ऑल्सो शोज कि जो रिजॉल्व है पाकिस्तानी साइड का भी, क्योंकि एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि ये जितने जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है कि हमेशा माजी में भी दहशतगर्दों की ये टैक्टिक रहती है कि जब वो कोई कंसेशन लेना चाहते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, तो फिर वो चैलेंज करते हैं आपको, इंटेंसिटी बढ़ जाती है अटैक्स की। ठीक है, इस दफ़ा ये लग रहा है कि जो अगर आप मिलिट्री लीडरशिप को देखें तो बहुत क्लियर है कि कम वक्त में इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, लोग समझते नहीं है कि बिल्कुल हर मसले का हल
एट द एंड ऑफ द डे बातचीत से भी होता है, लेकिन मुतालबा क्या है? वो अफगान तालिबान भी उनको सपोर्ट करें, जहां पर ये बात करना जरूरी है। टीटीपी कहती है कि जो सबका कबायली इलाके हैं वो हमें दे दें आप। उस पर कौन अपनी जो टेरिटरी है वो कंसीड कर सकता है? क्या एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर कंट्री है, जिसकी बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री है, क्या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स क्या हम फाटा को हवाले कर दें टीटीपी के? ये सबसे बड़ा मसला है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है बड़ी क्लियर है, जब ये बात मान नहीं रही, इसकी वजह से उस दूसरी तरफ से फिर जो शिद्दत आ रही है ताकि इनको मजबूर किया जाए ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए। इसको देखने का एक और भी तरीक़ेकार है। मई से लेके अब तक जो पाकिस्तान के ग्लोबल पर्सपेक्टिव रीजनल उसकी जो पोजीशन है वो इंप्रूव हुई है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको रिलेटिव टर्म्स में नजर आई है। मुल्क के अंदर जो सियासी हालात है उसमें उस तरीके की जो थी एक इंस्टेबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही थी। तो यकदम जब इतना चीज़ पॉजिटिविटी का एक आपको चीज़ें लग रही थी तो फिर डेफिनेटली इस किस्म की जो वाकयात है उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। एक तो मुज़ाकरात की टेबल पे तो वो शायद वो आना ही नहीं चाहते ना, वो तो उनके लिए शायद एक टाइम बाइंग टैक्टिक होगा कि इनको मुज़ाकरात की टेबल पर वही टाइम बाय करने के लिए देखें जो दहशतगर्द होते हैं उनकी टैक्टिक यही होती है कि वायलेंस को एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आपको इतना मजबूर किया जाए कि चलें आप, क्योंकि यही अफगान तालिबान भी हमें कहते हैं कि जी बातचीत करें, फिर बातचीत में वो कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर वो टाइम बाय बातचीत में ये मुतालबा सामने आया था ना फाटा वाला, जी रीग्रुप करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने इनसे बातचीत की है, इनके साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है जब तक इनको आप कमजोर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग जो गुमराह हुए हैं रह जाएंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन की जा सकती है। उन्होंने बड़ी वाज़ेह ऑप्शंस दे दिए ना कि आप खुद एक्शन ले लें, आप खुद उनकी सहूलतकारी खत्म कर दें, नहीं कर सकते हमें बता दें अगर आपकी कमजोरी है। पाकिस्तान के अंदर की उन्होंने बात की। लेकिन जो एक और डेवलपमेंट हुई है, रात गए ये खबरें चली कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उसकी तस्दीक खुद जो अफगान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने की। उन्होंने कहा कि नौयत क्या है धमाकों की, उसका जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। आज जो उनकी वजारत दिफा हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने एक तो काबुल के 2 एरियाज में मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ड्रोन स्ट्राइक्स किए या फिजाई हमले किए हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग लाइन यानी कि जो बॉर्डर के पास जो पक्तिका का सूबा है वहां पर पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली हमले किए हैं। आज जब इसके हवाले से, क्योंकि ये खबरें कल से गर्दिश कर रही थी कि काबुल में जो पाकिस्तान ने या मुमकिना तौर पर रिपोर्टेडली जो कार्रवाई की है उसका हदफ जो था वो टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद था। कुछ जो गैर मुसद्दका इतलात हैं कि नूर वली महसूद शायद मारा गया है। तो DGISPR से इससे मुतालिक सवाल भी हुआ कि क्या पाकिस्तान ने वाकई ही इसके हवाले से कोई रात गए कार्रवाई की है। तो सुनिए उनका क्या जवाब था। वो बात क्लियर नहीं हुई कि वहाँ से ये इल्ज़ाम आयद की जा रही है और मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आ रही है कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि मुफ्ती नूर वली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। जी, फौज के तर्जुमान ने ना तो तरदीद की है और ना तस्दीक की है जो बताया जा रहा है कि रात गए काबुल पर जो हमले किए गए थे। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो आई थिंक इसके हवाले से राजदारी है। और अगर वाकई ये किया गया है तो डेफिनेटली एक मेजर अब पॉलिसी डिसीजन है। पहले तो बॉर्डर एरियाज में अगर पाकिस्तान ने माजी में कुछ स्ट्राइक्स किए थे, अब अगर काबुल तक बात चली गई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर कशीदा हैं। एंड क्विकली आई थिंक कल भी हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें आप एक और जो फैक्टर, क्योंकि पाकिस्तान तो यही कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है लेकिन इसको भारत भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ठीक इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, जब भारत की जो फौजी क़यादत है पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने की वो बात कर रही है, उनका खैर ख्याली पुलाव ही है, उस मौके के ऊपर अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का 1 रोज़ा नहीं 2 रोज़ा नहीं 6 रोज़ा दौरे पर वो नई दिल्ली में वहाँ पर मौजूद है। काबुल में अपनी एम्बेसी को और भारत ने जो रिस्टोर करने का भी फैसला किया है। बहुत से और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस पाकिस्तान के हवाले से किए हैं। तो ये भी एक नया फ्रंट जो है, पहले भी था बट एक खुल कर लगता है कि इसके ऊपर कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करें। एक और जो उन्होंने चीज़ हाईलाइट की थी कि वाटर
रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के हवाले से भी अफगानिस्तान और इंडिया में वो कॉपरेशन की बात करें, बट इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। लास्टली आपका क्विक कमेंट, इसके बाद फिर आप कंक्लूड कीजिएगा। जब अंदरूनी सहूलतकारी की बात हुई और फिर जो केसेस थे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले हुए, ये सारी कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही थी और जनरल फैज़ हमीद साहब का वहाँ पे जिक्र है कि आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो उस मौके पे उन्होंने कहा जी कि चूंकि वो साबिक DGISI एंड 3 स्टार जनरल हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, जब कोई केस हो रहा तो परफेक्ट हो। तो क्या ये जो प्रिंसिपल है ये बाकी केसेस के ऊपर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान और इज्जत सबकी बराबर होती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि कहने का उनका मकसद ये था कि इस केस में और ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, लेकिन अदरवाइज भी कुछ रोज़ पहले भी एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग हो रही थी, तो उसमें यही कहा गया था कि आमतौर पर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से या जो भी ट्रायल्स होते हैं, तासुर ये है कि शायद वो समरी ट्रायल हैं और समरी होते भी हैं, बट वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए होते हैं। बट इस तरह के जो केसेस होते हैं बाकायदा तौर पर मौका दिया जाता है, जो भी डिफेंडेंट है वकील कर सकता है, एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है और आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट फैसले दे करके और बस साइन कर देते हैं। तो इस केस के अंदर जो अभी उन्होंने कहा भी कि क्योंकि एक पहली दफ़ा भी हो रहा है कि कभी भी माजी में पाकिस्तान में किसी ISI के साबिक सरबराह जो 3 स्टार जनरल हों, जो कोर कमांडर भी रहे हों, जो इतने इन्फ्लुएंशियल हों, तो ये सिक्योरिटी ज़राए पहले भी कहते रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ सबूत हैं तो वो फिर एक फूल प्रूफ केस हो। ये ना हो कि आज अगर सज़ा उनको दी भी जाती है फौजी अदालतों से, कल ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, अगर सबूत नहीं होंगे तो वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो दे वांट टू मेक श्योर कि जो डिफेंडेंट है उसको भी पूरा मौका मिले, वाइल एट द सेम टाइम तमाम जो इंसाफ और कानून के तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। जो IMF का मिशन पाकिस्तान में आया था वो चला तो गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर अभी तक सुना के नहीं गया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। IMF का जो जायज़ा मिशन था वो अपना 2 हफ्ते का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब वाशिंगटन वापस चला गया है, और क्योंकि ये दूसरा रिव्यू था, पाकिस्तान ने जो एक और IMF का प्रोग्राम लिया था, और आम तौर पर शहबाज होता यही है कि जब 2 हफ्ते का जब रिव्यू होता है, जो एक प्रोटोकॉल है, वैसे तो कोई हरफ़े आखिर है, आम तौर पर जब मामला तय पा जाए तो एक स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो जाता है कि मतलब दोनों फरीकैन के मामला तय पा गए हैं। बट इस केस के अंदर कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात अभी तक नहीं हुई, मीन्स के अभी भी कोई आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिसके बारे में जो दोनों फरीकैन हैं, ये दोनों पार्टीज हैं, उनके दरमियान बातचीत जारी रहेगी। कामरान 14 रोज़ा दौरा था और बाय एंड लार्ज लग ये रहा था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस दफ़ा हो जाएगा, अनलाइक इन द पास जब ये मिशन वापस चला जाता है, स्टेटमेंट वहाँ से देता है, और इस दफ़ा कोशिश भी हुई है कि कम अज़ कम इतना अटैम्प्ट जरूर किया जाए कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। 3-4 बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, और उसका जिक्र उन वजूहात का तो जिक्र नहीं किया गया जो IMF की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट आई, बट ये जरूर कहा गया कि कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात जारी रहेगी। इस चीज़ का कहना भी बड़ी बात है, वरना आमतौर पर स्टेटमेंट इस हवाले से खामोश होती है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनका भी आज एक टेलीफोनिक उन्होंने एक वीडियो लिंक से बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया, तो उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ हमारे इश्यूज जो IMF के साथ हैं वो भी रहते हैं हल होना, और नेक्स्ट वीक से वो जा रहे हैं अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, बट एटलीस्ट माजी से थोड़ी सी इसलिए चीज़ है कि जो भी इश्यूज हैं उस पर बात हो रही है, बहुत ज़्यादा गबड़े छुपाने की कोशिश नहीं की, एडमिट जरूर किया कि कुछ प्रॉब्लम्स है। नाज़रीन, 4 बड़ी चीज़ें बड़ी क्विकली आपके सामने रख देते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। हालांकि एक ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस दफ़ा मामला भी ठीक है, वाशिंगटन में मुलाकातें भी ठीक रही हैं सियासी, तो शायद जल्द इस दफ़ा जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए। जो 4 बड़ी वजूहत बनी है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने की, अदर देन जो कोई और माइनर रीजंस भी होंगी, एक ग्लोबल एक जो है इसकी नॉट ग्लोबल एक IMF ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, जिसके हवाले से हमने बड़ी तफसीली आपको बताया था कि उसके अंदर किस किस्म की उनकी रिकमेंडेशंस थी। पाकिस्तान बाउंड था उस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए 31 जुलाई 2025, और उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान पाकिस्तान ने देना था एंड ऑफ अक्टूबर 2025। पाकिस्तान अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पाया, उसकी और भी कुछ वजूहात है, वो क्यों नहीं कर पाया इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन एक वजह यह बनी है कि जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक है रिपोर्ट, उसको अभी पब्लिश हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर रही। जो नई तारीखें इसके हवाले से डिस्कस हो रही हैं वो 15 नवंबर की रिपोर्ट की है और 15 दिसंबर इसके इंप्लीमेंटेशन प्लान किया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी वजह फ्लड के लॉसेस
और जो फ्लड के लॉसेज हैं जो हुकूमत ने प्रेजेंट किए थे वो कोई 744 अरब के लॉसेज हैं, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो IMF का ख्याल था कि जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं कोई 583 अरब रुपए के हैं। जो फिस्कल लॉसेज हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए। जब फिस्कल लॉसेज ही कंफर्म नहीं है तो उससे लिंक है तीसरी वजह। तो फिर जो प्राइमरी बजट का जो हदफ है वो क्या होगा उसके ऊपर बात नहीं हुई। और चौथी चीज ये हुई कि एक सरप्राइज दिया हुकूमत ने आखिरी दिन, जिस दिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना मुतवक्के था बट नहीं हुआ, कि जो पिछले साल के इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स थे उसको हुकूमत ने अपवर्ड रिवाइज किया। और अपवर्ड रिवीजन हुई तो मामूली 2.7% से बढ़ाकर 3% ग्रोथ रेट किया गया। और आखिरी क्वार्टर में 5.7% ग्रोथ की बात की गई। इसके ऊपर कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये चौथी बड़ी वजह बनी उसकी वजह से कामरान जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, प्रोग्राम के जो टारगेट्स थे वो सारे आउट हुए हैं। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी तक इनका स्टाफ लेवल 4 आपने वजूहात बताई हैं, ये चारों वजूहात आपके ख्याल में ऐसी हैं कि इस पर विद इन नो टाइम या इन कमिंग डेज या कमिंग वीक्स एक प्रोग्रेस हो सकती है, दोनों जो साइड्स हैं वो एक पेज के ऊपर आ सकती हैं? क्योंकि इस तरह की अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट लगता नहीं है कि कोई ऐसी डिमांड है कि जिससे आपको डील ब्रेकर हो। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जो इकोनॉमिक लॉसेज वाली बात और फिस्कल लॉसेज, इसके ऊपर IMF ने हुकूमत को कहा था कि आप जो मौजूदा टारगेट्स हैं इसको दिसंबर तक चलाएं। अगर वो कमी बेशी होगी तो अगला जब रिव्यू मार्च तक करेगी हुकूमत दिसंबर के पीरियड का तो उस वक्त टारगेट्स में रिवीजन कर दी जाएगी। तो ये टाइमिंग का इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है, ये एक इशू है। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई हुकूमत इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो क्या कंप्लीटली प्रिंट करना चाह रही है, इसके कुछ पार्ट्स करना चाह रही है। अगर इसमें खदशा ये है कामरान कि अगर IMF ने गवर्नेंस की रिपोर्ट को प्रिंट करने का प्रायर एक्शन बना दिया, बोर्ड के इजलास से जाने से पहले अगर आपको प्रिंट करने की शर्त लगा दी तो फिर थोड़ी सी ताखीर मजीद हो सकती है। तो अगर उसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, अक्टूबर एंड पीरियड था उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान का, तो उसको आगे 4-5 माह 3 माह ले जाते हैं तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। दूसरा ये चीज जो इसमें जो IMF का ज़ाहिर है कि बाकी जो बिहाइंड द सीन बातें हुई उस पर तो बात करेंगे। जो IMF का जो आमतौर पर एक बयान होता है, जो बयान में कहा गया है उसमें तो एक थोड़े पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की, बट स्टिल इट इज़ अप टू इंटरप्रिटेशन। मसलन बयान में कहा गया है कि जो प्रोग्राम की अमलदारी है, यानी कि जो उस पर अमल दरामद उस पे हो रहा है, अमल दरामद जो है वो अमलदारी जो है सूरत हाल बड़ी हद तक हुकूमती वादों से हमांग है। मतलब जो ओवरऑल उनको लगता है कि एक जो गवर्नमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट कर रही है तो अपेरेंटली दे आर सेटिस्फाइड। इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? अगर वाकई गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडली इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रही है तो फिर तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था। देखिए, जो इसकी स्टेटमेंट होती है IMF की हमेशा ये बैलेंस्ड होती है, और इसका जो टिल्ट होता है ना टुवर्ड्स बैलेंस टिल्टिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, क्योंकि मार्केट्स को कोई इस तरह के इंडिकेटर्स नहीं देना चाह रहे कि जी प्रोग्राम नहीं हो रहा, ताखीर हो रही है, जिससे फिर मार्केट्स में नर्वसनेस पैदा होती है और फिर रिएक्शन आता है। और पूरे वीक से मार्केट जो है वो काफी, लेकिन जब ये दो चीजें हुई ना, प्राइमरीली जब हमने पिछले हफ्ते हमने हल्का सा जिक्र किया था प्रोग्राम में और फिर डिटेल स्टोरी की, जो $11 अरब का जो ट्रेड के अंदर डाटा की डिस्क्रिपेंसी आई है, इसके ऊपर कल के प्रोग्राम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। हम नहीं पिछले हफ्ते बात कर सके तो इसका एक फॉलोअप स्टोरी भी हम कर रहे हैं। उससे मार्केट पैनिक हुई थी, जिससे एक आपकी जो ओवरऑल स्टॉक्स गिरे थे। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपने बात की है कि जैसे उनके कुछ अल्फाज हैं, IMF की जो स्टेटमेंट है कि द मिशन पाकिस्तानी अथॉरिटीज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीचिंग अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अब ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पहले भी कहते रहे, जब तक मुआहदा हो नहीं जाता तब तक तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिमेन स्ट्रांग एंड ब्रॉडली अलाइन विद द अथॉरिटीज कमिटमेंट्स। ये जो बात है कि ब्रॉडली अलाइन विद अथॉरिटीज कमिटमेंट, ये बात इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके अंदर यह भी छुपा हुआ है कि हुकूमत ने IMF की मर्जी के बगैर किसी तरीके से चलाकी करके शुगर की इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज को माफ किया, उसको पसंद नहीं किया गया। और उसके इश्यूज गवर्नेंस के हवाले से हमने आपसे बात की, एनर्जी से रिलेटेड भी इश्यूज, कुछ बहुत सारी और चीजें इस एक स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई ब्रॉडली अलाइंड कमिटमेंट्स हैं, फुली अलाइंड नहीं है। इस पर बात करेंगे मजीद, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम जो IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान के दौरे पर था, बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के वो चला गया, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं कुछ जैसे कि जो पाकिस्तान में हालिया सैलाब आए उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि अभी असेसमेंट तो हो रही है, लेकिन एक असर तो पड़ेगा। तो उसमें सुना है कि IMF ने एक ऑफर किया था, 450 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद जो हुकूमत से पहले जो चीज जिक्र करने की जरूरत है ना, गवर्नेंस की रिपोर्ट का मसला क्या है।
दो चीज़ों पे इसके बाद हम बात करेंगे, जो उनकी ऑफर और फिर हमारे एक्चुअल लॉसेस कितने हुए हैं, जो हुकूमत ने बताया, हुकूमत का दावा है ये जो गवर्नेंस की रिपोर्ट है ना, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। मुझे मौका मिला इसके कुछ चैप्टर्स देखने का, इसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं, स्टोरीज भी किए हैं, मजीद भी करेंगे। ये सिर्फ किसी एक इन जनरल जो करप्शन की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इसमें पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं। हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जजेस की जो इंटेग्रिटी है उसका जजेस का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, अब ये बड़े अहम इश्यूज हैं। उसके हवाले से में बड़ी डिटेल डिस्कशन भी और रिकमेंडेशंस भी हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं, जिसमें जो पाकिस्तान के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो उनकी माली उनकी जो मामलात हैं उसके हवाले से है। फिर जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं हुकूमत के, उनकी कितनी अफादियत है, कोई जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके हवाले से क्या बात है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, और मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत इसको ठंडे दिल से देखे तो वो चीज़ें जिसमें, क्योंकि जिस तरह के हम सिस्टम में इस वक्त रह रहे हैं, अगर किसी जगह पे कोई लगता है इनको कि बड़ा ही एक सेंसिटिव कमेंट आया है, तो ये हुकूमत पाकिस्तान का एज अ सॉवरन स्टेट हमेशा इख्तियार होता है कि उस रिपोर्ट से उसको डिलीट करवा सकता है। माजी में हमने खुद अपने प्रोग्राम्स में पॉइंट आउट किया कि जहाँ पे IMF ने गलत कमेंट्री की थी पाकिस्तान के किसी इशू के ऊपर, अभी भी अगर हुकूमत समझती है तो बिल्कुल IMF को ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो निकाल दे और बाकी इसको वो कर दे, पब्लिक कर दे। और उसकी एक एग्जांपल भी हमारे सामने है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे, जो EU की या कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट थी, वो ज़ाहिर है कि पहले उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट करवाई, उसके बाद ही फिर उसको पब्लिक किया जाता है। अब इसलिए जो आप ये गवर्नेंस की और इसके इश्यूज़ की बात करें, रूल ऑफ लॉ, जजेस की इंटेग्रिटी, ये इसलिए भी ज़रूरी है। पिछले हफ्ते भी जो हमने डिस्कशन की थी कि क्यों हमारे यहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनीज भाग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन, उसमें कई जो फैक्टर्स हैं। एक ये भी है कि आपको पता है कि जब आपके मामलात अदालतों में जाते हैं तो वहां पर आपको इंसाफ नहीं मिलता, मामलात लटक जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके बिजनेस पर असर पड़ता है। तो इसका बहुत गहरा लिंक है कि अगर आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ होगी, आम आदमी को भी इंसाफ मिलेगा, बट उस रूल ऑफ लॉ का आपकी मईशत पर भी पॉजिटिव असर देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही, उसकी सबसे बड़ी जो एक वजह जो है ना, वन ऑफ द रीजंस आपकी जो पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसी तो है, ये जो डिस्प्यूट्स हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट क्यों पाकिस्तान नहीं आ रही थी? एक जो बहुत बड़ा उसके अंदर फैक्टर था कि सऊदी अरब की कुछ इन्वेस्टमेंट जो के इलेक्ट्रिक के अंदर थी, वो एक डिस्प्यूट था। वो डिस्प्यूट हल हुआ है तो कल उसके ऊपर एग्रीमेंट भी हो गया। उसके बाद बाकी भी जो सऊदी ट्रस्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर इंप्रूव होगा। तो फायदा किसका होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, अवाम का, सबका फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा। आपने लॉसेस की बात की, लॉसेस के हवाले से भी अब देखें, IMF ने तो इनको ऑफर किया था कि 450 बिलियन के हम आपको एडजस्टमेंट जो है कामरान वो करके देने के लिए तैयार थे। अब 4.5, लेकिन वो इजाफी स्पेस नहीं दे रहे। अगर 1000 अरब का फॉर एग्जांपल आपका बजट है तो वो कह रहे 1000 के अंदर में से पैसा निकाल के आप यूज कर लो, जो आपके लॉसेज हैं हम आपको मजीद इसमें रिलैक्सेशन नहीं देंगे। जो उन्होंने मय्यज प्रपोज किए थे वो ये थे कि इनका ख्याल है कि 744 अरब का हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल है लॉसेज है, बट वो कितने हैं उनका, वो कोई 583 अरब के कह रहे हैं। इकोनॉमिक लॉसेज हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उससे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हो गए हैं तो इसको एडजस्ट कहाँ करेंगे? IMF ने इनको ये रिकमेंड किया है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस साल का 1000 अरब रुपए का, उसमें से 300 अरब रुपया काट दें, आप उसको 700 अरब रुपए पे कर दें। यहाँ से जो 300 अरब की सेविंग आप उसको उधर डाइवर्ट कर दें। दूसरा, उन्होंने इसके अलावा एक और जो चीज़ जो मेरा ख्याल IMF का पॉइंट वैलिड भी है कि 389 बिलियन का एक इमरजेंसी स्पेंडिंग का पूल बजट पड़ा हुआ, और ये रखवाया ही IMF ने इसलिए था कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, नेशनल क्लाइमेट ही आ जाती है, तो बजट पे इफेक्ट ना आए। वो 389 बिलियन है, IMF का ये ख्याल है कि उसमें से तकरीबन 150 अरब रुपया हुकूमत वहां से निकाले और निकाल के खर्च करे जहां पे जरूरत है। पंजाब सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, और पंजाब को कैसे कॉम्पनसेशन किया जा रहा है इसके हवाले से बात करेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया होने वाले मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ और कब होगा। ब्रेक से पहले जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि एक इशू जो फ्लड के हवाले से असेसमेंट करना है, उस पर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो इसके हवाले से डू यू थिंक कि दोनों जो पार्टियां हैं
किसी एक नतीजे पे पहुंच जाएंगी और चीजें आगे लेकिन इसमें थोड़ी सी कोताही हुकूमत पाकिस्तान की, IMF को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक लॉसेस तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने वर्कआउट कर लिए। जो फिस्कल लॉसेस हैं, अब अगर सैलाब की वजह से अगर 744 अरब रुपए के लॉसेज हो तो सारा तो बजट के ऊपर तो नहीं इम्पैक्ट आएगा ना। बजट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा वो अभी फाइनल नहीं था। IMF का ये ख्याल है कि जो सूबाई बजट्स हैं उसके ऊपर कोई 145 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा, तो वो सूबों के जो अखराजात है उसको रिलैक्स करने के लिए तैयार है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर, जो पंजाब के अंदर चूंकि ज़राअत मुतासिर हुई है ज़्यादा, तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का हदफ है उसमें से 30 अरब या उनका जो रेवेन्यूज है उसको वो माइनस करने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल अगर कामरान देखा जाए तो IMF की इसके हवाले से जो लॉजिक थी वो गलत नहीं थी, ये सिर्फ हमारे एंड पे था कि हम तैयार नहीं थे। अगर हम फुली तैयार होते, हमें पता होता कि उनके आने से पहले, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से कि आप कंडीशंस को रिलैक्स करें, और IMF ने इंडिकेट भी किया कि हम रिलैक्स करेंगे टू द एक्सटेंट जो लॉसेस, फिस्कल लॉसेस, और वो भी फिर हम आपको बताएंगे आपने खर्चा कहां से करना। तो अगर इमरजेंसी बजट पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं आप उसको खर्च करते, उसको आप इधर उधर क्यों उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वहां से इशू कर रहे हैं। जो 744 अरब के कामयाब नुकसान हुए, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान पंजाब के अंदर है 632 अरब रुपए का। नेचुरली जितना वहां पे तीनों दरियाओं ने तबाही मचाई। खैबर पख्तूनख्वा में ये 51 अरब है, सिंध में 32 अरब है, गिलगित बल्तिस्तान में ये कोई तकरीबन 13 अरब रुपया, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 9 अरब और बलूचिस्तान में 7 अरब। तो ये टोटल लॉसेज हैं इसके। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं फसलें, वो आपको पता है कि पंजाब के अंदर ही हैं। हमारी कैश क्रॉप है जिसमें कॉटन का जो रकबा है, जो फसल है कॉटन की 13% मुतासिर हुई है। और इसके अलावा जो चावल है, सॉरी कॉटन का थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है, चावल का जो लॉस है वो 13% है, गन्ने की फसल का 4% है और मकई की फसल का भी 13% है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इस साल का, जो 4.2% का हदफ था, इनका हुकूमत का ये ख्याल है कि 4.2 की बजाय 3.5% ग्रोथ रेट होगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक की इसी हफ्ते रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक ने 2.6% ग्रोथ रेट का है। लेकिन ग्रोथ के ऊपर हम बात करेंगे कल के प्रोग्राम में, जो जिस तरह के नंबर्स इन्होंने दिए हैं। आखिर में देखें, अब एक जो चीज़ एडवांटेज हमें है कि जो बेशक IMF के प्रोग्राम में है, लेकिन माजी के मुकाबले में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स की कंपैरेटिवली पोजीशन बेहतर है, रिलेटिव आपके यहाँ स्टेबिलिटी है, तो यू कैन बाय टाइम। तो ओवरऑल अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो थोड़ा सा देर हो सकती है, बट इवेंचुअली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव भी कर देगा और अगली किस्त में जारी भी हो जाएगी। देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक की जो रिपोर्ट है हम कब पब्लिश करते हैं। हम उसके अंदर एक हद से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक की और IMF की जो एनुअल मीटिंग्स हैं वो इसी हफ्ते नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद उनके इसी में उनका पूरा ये महीना गुजर जाना है अक्टूबर का। मिड ऑफ नवंबर तक अगर पाकिस्तान अपने तमाम मामला चीज़ें तय करके, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके और कोई प्रायर एक्शन अगर तय होता है उस पर अमल दरामद करके जो डॉक्यूमेंट्स IMF को भेज देता है 15 नवंबर तक, तो फिर आपका मिड ऑफ दिसंबर तक आपका जो अगला जो बोर्ड है वो आपसे अप्रूवल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है वहाँ पे एनुअल वेकेशंस आ जाती हैं, विंटर की और एंड ईयर की। फिर उसके बाद आपका अगला रिव्यू मुतासर नहीं होगा। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अगर हो भी जाए और आप ताखीर किए जा रहे हो अननेसेसरी, अभी तो हम बता रहे हैं कि ये 4 इशूज़ हैं, तो अगर इस पर कोई चीज़ फंस जाती है तो फिर मार्केट भी इस पर रिएक्ट करती है। तो हमारी जो एक स्टेबिलिटी है ना, बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर इकोनॉमी की, हमने इसको सर्वाइव करवाना है, स्टेबिलिटी को रिटेन करना है, इसको खराब नहीं करना। और गैर जरूरी जो फिर स्पेकुलेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक डील जल्दी क्लोज हो सकती है तो उसको आप क्यों नहीं जल्दी क्लोज करना चाहते, करना चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।